हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम कवर करने वाले हैं 1 जनवरी के करंट अफेयर्स और हमेशा की तरह आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और नए साल के अवसर पर हमारा जो ये पीडीएफ कोर्स है ये डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है और जल्दी ये ऑफ़र जो है एंड भी हो जाएगा। केवल 249 रुपीज़ पे करके आप हमारा ये कोर्स ले सकते हैं, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। तो इस साल आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और केवल 2024 नहीं 2023 की भी पीडीएफ्स आपको इसमें प्राप्त होती हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। एक्टर turned politician Vijayakant passed away in Chennai. He was also the founder of which political party? अभिनेता से नेता बने विजयकांत का चेन्नई में निधन हो गया। वह किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? ऑप्शंस देखते हैं। MNM, DMK, DMDK, AIA, DMK। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। In which city is the महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अयोध्या। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनोग्रेट किया है और इस साल जनवरी 2024 में 22 जनवरी को जो अंडर कंस्ट्रक्शन राम टेम्पल है वहाँ पर भगवान राम की जो प्रतिमा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी की जाएगी। आपको जानना चाहिए महर्षि वाल्मीकि के बारे में, लेजेंडरी पोइट रहे हैं और रामायण के ऑथर हैं। इन्हें आदि कवि भी कहते हैं। अच्छा, रामायण एक इन्होंने लिखी है, एक रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने, तो वो काफ़ी प्रचलन में है जो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, क्योंकि एक तो उसकी लैंग्वेज अवधि में है। ये वाल्मीकि जी द्वारा जो लिखी गई है ये संस्कृत में है और इसकी रीच भी इतनी नहीं है, ठीक है, उपलब्ध ज़्यादा नहीं है। ये रामचरितमानस तो उपलब्धता में काफ़ी आगे है। Who released the first series of 11 volumes of collected works of पंडित मदन मोहन मालवीय? कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय की 11 खंडों की पहली श्रृंखला किसने जारी की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नरेंद्र मोदी। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय, इसके 11 वॉल्यूम्स हैं, तो इसकी फर्स्ट सीरीज़ हाल ही में रिलीज़ की है न्यू दिल्ली में। आपको बता दें मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना की थी 1916 में वाराणसी में। ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में है और पंडित मदन मोहन मालवीय के जो राइटिंग्स हैं, जो स्पीचेज़ हैं, उनका एक कलेक्शन है। तो अलग अलग जगह से लिया हुआ है, जैसे अनपब्लिश्ड लेटर्स हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, स्पीचेज़ हैं और मेमोरेंडम्स हैं, यहाँ तक कि जो उनका हिंदी वीकली आता था अभ्युदय, इसमें से भी कुछ लेख लिए हुए हैं। अच्छा, इन्हें महामना की उपाधि भी दी गई थी महात्मा गांधी द्वारा। साथ ही मालवीय जी को भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये 24 दिसंबर 2014 को दिया गया था। आपको जानना चाहिए एक और बुक के बारे में, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। इसे लिखा है रघुराम राजन ने और रोहित लांबा ने। Which banks are continue to be identified as domestic systemically important banks in the recent announcement? कौन से बैंक घरेलू स्तर पर वित्तीय सिस्टम के लिहाज से काफ़ी मजबूत और महत्वपूर्ण बैंक बने हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है SBI,
HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। आपको जानना चाहिए कि SBI, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक ये डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स की लिस्ट में पहले से हैं और अभी भी यही 3 बैंक बने हुए हैं। आपको बता दें ICICI बैंक तो सेम बकेटिंग स्ट्रक्चर में है, जबकि जो SBI है इसे बकेट 3 से बकेट 4 में और वहीं HDFC बैंक को बकेट 1 से बकेट 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। और अब जो इनका हायर जो ये DSIB बफर रिक्वायरमेंट है तो ये कब से इफेक्टिव होगा? 1 अप्रैल 2025 से। आपको ये जानना चाहिए थोड़ा स्टैटिक, अगर हम इसमें देखें तो RBI द्वारा 22 जुलाई 2014 को फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स इसे इशू किया था साल 2014 में। और फिर जो इस तरह के बैंक होते हैं डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स, इनके नाम देने RBI ने 2015 में शुरू किया। रिजर्व बैंक ने अनाउंस किया था कि SBI जो है DSIB होगा ये 2015 में, और ICICI बैंक को किया था 2016 में, और HDFC बैंक को किया था 2017 में। Hyundai Motor India has roped in which popular Bollywood actress as its brand ambassador? Hyundai Motor India ने किस लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, दीपिका पादुकोण। आपको जानना चाहिए कि कोरियन ऑटोमेकर Hyundai मोटर इंडिया इन्होंने पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले हमने देखा था कि जो बिस्लेरी है मिनरल वाटर ब्रांड है, इसने भी दीपिका पादुकोण को अपना फर्स्ट एवर ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। एक और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने कार्तिक आर्यन एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फुटबॉल के लिए। कोका कोला ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है इसे 2031 तक एक्सटेंड कर दिया है। Who has been approved by the Securities and Exchange Board of India यानी कि SEBI फॉर अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ BSE? BSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसे मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रमोद अग्रवाल। आपको जानना चाहिए कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि SEBI ने अपनी अप्रूवल दे दी है जो फॉर्मर कोल इंडिया चीफ हैं प्रमोद अग्रवाल को कि ये चेयरमैन बन सकते हैं BSE के। उनकी जो अपॉइंटमेंट है ये 17 जनवरी 2024 से लागू होगी। आपको बता दें इससे पहले इस पद पर SS मुंद्रा थे और इनका कार्यकाल 16 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा। What is the name of the 7th ferry craft that has recently been delivered by Shalimar Works Limited कोलकाता टू द इंडियन नेवी? 7वें फेरी क्राफ्ट का नाम क्या है जिसे हाल ही में शालीमार वर्क्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मंजुला। देखिए 7 फेरी क्राफ्ट जो है बनाए जा रहे हैं, कुछ बनाए जा चुके हैं शालीमार वर्क्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा। तो इसमें से जो 7वां है ये हाल ही में डिलीवर किया गया है और 6 ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं इंडियन नेवी को। तो ये जो 7वां फेरी क्राफ्ट है इसका नाम है मंजुला यार्ड 786, तो इंडियन नेवी को दिया जा चुका है। इसकी कैपेसिटी है 250 मैन कैरी करने की। तो जो इंडियन नेवी के कुछ इस तरह के ऑपरेशन होते हैं जिसमें कुछ व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पर, तो उसके लिए काम में लाया जाएगा। Until which year has the Payments Infrastructure Development Fund PIDF scheme been extended by the RBI? RBI द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 2025। आपको जानना चाहिए कि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम यानी कि PIDF स्कीम इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जनवरी 2021 में लॉन्च किया था 3 साल के लिए। तो 3 साल अब 2023 में हो गए हैं और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल है, POS टर्मिनल, क्विक रिस्पॉन्स यानी कि QR कोड्स, इनको Tier 3 से लेकर Tier 6 सेंटर्स में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में प्रमोट करना। 26 अगस्त 2021 से जो बेनिफिशरीज हैं PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, PM स्वनिधि स्कीम के, उनके लिए भी इसे जो है कवर किया गया उन्हें भी। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि इस PIDF स्कीम को हम और 2 साल के लिए बढ़ा रहे हैं यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा रहे हैं। साथ ही जो साउंड बॉक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, उनमें सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी। और इसका कॉर्पस है इस स्कीम का 1026.37 करोड़ रुपए।
आपको जानना चाहिए यहाँ पर फिजिकल डिवाइसेस के बारे में। फिजिकल डिवाइसेस में पीओएस आता है, एमपीओएस आता है मोबाइल पीओएस, जीपीआरएस आता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, और पीएसटीएन आता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। वहीं जो अगर हम डिजिटल डिवाइसेस की बात करें, इसमें इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट सच एज यूपीआई, क्यूआर एंड भारत क्यूआर ये आते हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआईज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी कि एफएसआर, व्हाट इज द सीआरएआर ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन सितंबर 2023। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सीआरएआर कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 16.8%। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 28th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अपनी जारी की है। इसमें यह बताया कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनका जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो यानी कि सीआरएआर ये सितंबर 2023 तक 16.8% रहा। वहीं कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो 13.7% रहा है। साथ ही ये भी बताया गया कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो है ये 3.2% है। वहीं नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 0.8% है। इसमें भी बताया गया है जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम देखें बेसलाइन सिनेरियो में ये जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए सीआरएआर है ये 14.8%, मीडियम सिनेरियो के लिए 13.5% और सीवियर सिनेरियो के लिए 12.2% रहेगा। इसमें भी बताया गया कि जो रेजिलियंस है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसी सेक्टर का, इनका जो सीआरएआर है 27.6% रहा। जीएनपीए रेशियो 4.6% और रिटर्न ऑन असेट्स ये 2.9% रहा है। Which section of the Banking Regulation Act 1949 mandates the RBI to release report on trend and progress of banking in India 2022-23? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत आरबीआई भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2022-23 जारी करता है? सही आंसर ऑप्शन बी है सेक्शन 36 सबसेक्शन 2। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2022-23 को जारी किया है। ये एक पब्लिकेशन है आरबीआई द्वारा जो लॉन्च किया जाता है और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 है उसके तहत इसे जारी किया जाता है। तो इसमें जो बैंकिंग सेक्टर की जो परफॉर्मेंस रही है, चाहे उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बारे में बताया गया है 2022-23 और 2023-24 तक के। इसमें बताया गया कि जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की 2022-23 में ये 12.2% से एक्सपेंड हुई है। और जो एसेट क्वालिटी है बैंक्स की इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने के मिला है। और 2023-24 का जो फर्स्ट हाफ है उसमें ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो 3.2% रहा है सितंबर के एंड तक। वहीं जो कंबाइंड बैलेंस शीट रही है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की ये भी एक्सपेंड हुई है 2.3% से। और जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की ये भी एक्सपेंड हुई है 14.8% से 2022-23 में। विच कंपनी हैज साइंड अ पावर परचेज एग्रीमेंट विद द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? किस कंपनी ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है अडानी ग्रीन एनर्जी। आपको जानना चाहिए कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI के साथ, जिसके तहत 1749 मेगावाट की सोलर पावर प्रोवाइड की जाएगी। आपको जानना चाहिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है और ये इकलौती पब्लिक सेक्टर है भारत सरकार की जो सोलर एनर्जी सेक्टर से संबंधित है। इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर RP गुप्ता हैं। वहीं आपको जानना चाहिए कि अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है फ्लिपकार्ट के साथ, ताकि जो फ्लिपकार्ट का कार्बन फुटप्रिंट है इसके सप्लाई चेन के तहत, ठीक है, उसे थोड़ा कम किया जा सके। Which city in India tops the crypto adoption list in 2023 according to India's Crypto Portfolio 2023 रिपोर्ट? भारत की क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में क्रिप्टो अपनाने की सूची में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन ए है दिल्ली। देखिए, कॉइन स्विच ने अपनी जो एनुअल इन्वेस्टर रिपोर्ट है इंडिया क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 इसे लॉन्च किया है। ये सेकंड एडिशन इनका रहा। इसे बताया कि इंडिया में क्रिप्टो एडॉप्शन के मामले में दिल्ली पहले नंबर पर है और उसके बाद बेंगलोर आता है, फिर मुंबई आती है। लगभग 75% ऑफ द इन्वेस्टेड यूजर्स ये
35 की एज से नीचे के हैं। दिल्ली और हैदराबाद में वुमेन इन्वेस्टर्स काफ़ी हाई हैं। और अगर हम देखें इंडिया के टोटल क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में तो वुमेन का प्रतिशत 9% है। टॉप इन्वेस्टेड क्रिप्टोस रहे हैं डोजीकॉइन, बिटकॉइन और इथेरियम, 26% टोटल शेयर रहा। और सोलाना SOL ये बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिप्टो रहा है इंडिया के पोर्टफोलियो में, 633% की ग्रोथ देखने मिली है। Who launched MedTech Mitra, a strategic initiative to empower MedTech innovators and advance healthcare solutions? MedTech innovators को सशक्त बनाने और हेल्थ समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक पहल MedTech मित्र किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मनसुख मांडविया। देखिए, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स में यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने MedTech मित्र लॉन्च किया है। ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है ताकि जो मेडटेक इनोवेटर्स हैं, एडवांस हेल्थ केयर सोल्यूशंस जो है इसको एम्पावर किया जा सके। तो ये किसके बीच में कोलैबोरेशन है? नीति आयोग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स एम्स to boost indigenous development, fostering affordable and quality medtech devices and diagnostics, thereby reducing import dependence in medtech sector। अब मेडिकल संबंधित जो डिवाइसेस आती हैं तो भारत में इनको बनाया जाए, उससे संबंधित है ये। साथ ही आपको जाना चाहिए कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना जो एप्लीकेशन है डिजी फार्म, ठीक है, इसको रिवैम्प किया है और कई तरह के फीचर्स इसमें जोड़े हैं, तब दोबारा से इसको लॉन्च किया। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट रुपे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण? किस बैंक ने पहला रुपे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने इंडस बैंक ई स्वर्ण लॉन्च किया है जो कि इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है रुपे नेटवर्क पर। तो ये जो है पहला है इस तरह का कार्ड हमारे देश में, ठीक है, जहाँ पर UPI को कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के साथ इंटीग्रेट किया गया है। द इंडसइंड ई स्वर्ण क्रेडिट कार्ड ऑन द रुपे नेटवर्क कम्स विद एन एरे ऑफ एक्सक्लूसिव पर्क्स एंड रिवार्ड्स। देखिए, एक तो बिजनेस क्रेडिट कार्ड होता है और ये जो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है इसमें क्या है, जो कंपनीज हैं ये इस तरह के क्रेडिट कार्ड अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं। तो कुछ रेंजेस होती है कि यहाँ पर आप पे कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयज़ जो है, एम्प्लॉयज़ के खाते से पैसे नहीं जाते, ठीक है, कंपनी देती है ये क्रेडिट कार्ड कि आप इसमें अपने जो एक्सपेंसेस हैं जैसे ट्रैवल टिकट हो गए, होटल स्टे हो गए, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। जैसे कंपनी की ओर से काम से चले गए कहीं बाहर तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। वहीं आपको जाना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $165 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए भारत में। वहीं आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बजाज फाइनेंस का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है RBL बैंक के साथ मिलकर इसे 1 साल की और एक्सटेंशन दी है 21 दिसंबर 2024 तक। विच एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड एन एनालिसिस सॉफ्टवेयर फीस्ट यानी कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स? किस एजेंसी ने एक विश्लेषण सॉफ्टवेयर फीस्ट संरचनाओं का परिमित तत्व विश्लेषण लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी, इसरो है। देखिए, इसरो का जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है इसने हाल ही में एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम फीस्ट है यानी कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे कि फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाएगा। अलग अलग स्ट्रक्चर्स होता है जैसे रॉकेट हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, तो इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनके एनालिसिस के लिए। FEA is a computerized method of predicting how a component or structure will react to real world forces such as structural loads, thermal conditions and other physical influences that a structure would encounter while in operation। जैसे सैटेलाइट वगैरह है ना, तो वो ऊपर जाएगी, किस तरह से बिहेव करेगी रियल टाइम में, तो उसको जो है एनालाइज करेगा ये सॉफ्टवेयर। Who launched the National Transit Pass System NTPS, One Nation One Pass, to facilitate seamless nationwide transit of forest produce? वन उपज के निर्बाध राष्ट्रव्यापी पारगमन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय ट्रांजिट पास सिस्टम वन नेशन वन पास किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, भूपेंद्र यादव। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव, इन्होंने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS लॉन्च किया है पूरे देश भर में, ताकि जो टिम्बर है, बैम्बू है और भी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो बिना किसी जो है रोक टोक के जो है ट्रांजिट कर सकें एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो इसे बोला गया है वन नेशन वन पास रेजीम के तहत इस NTPS को लॉन्च किया गया है।
कई तरह की चेकिंग होती है ना, जैसे बॉर्डर्स पर है ना, तो एक पास बन जाएगा, तो केवल वही दिखा के अपना चलते रहो। नम्मा कार्गो ट्रक सर्विस लॉन्च्ड इन विच स्टेट? नम्मा कार्गो ट्रक सेवा किस राज्य में शुरू की गई? सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक। देखिए कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इन्होंने नम्मा यानी कि अवर कार्गो ट्रक सर्विस लॉन्च की है। इसके तहत 20 व्हीकल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। इसी के साथ जो KSRTC यानी कि कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये फर्स्ट पब्लिक बस ट्रांसपोर्टेशन एंटिटी बन गया हमारे देश में, जिसने ट्रक्स को यूज़ करके गुड्स पार्सल सर्विस लॉन्च की। मणिपुर के बारे में भी आपको जानना चाहिए, एक और स्टेट के बारे में। मणिपुर ने हाल में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन इसे लॉन्च किया इम्फाल में, यानी कि सांस कैंपेन। याद रखिएगा सांस कैंपेन किस संबंधित है? निमोनिया से संबंधित है। विच कंट्री इज कोलेबरेटिंग विद द बिल्डिंग ऑफ द कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु? तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के निर्माण में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी रशिया। आपको जानना चाहिए भारत और रशिया ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत जो कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पर अब जो आगे फ्यूचर में और जनरेटिंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी, तो उसमें रशिया भारत की सहायता करेगा। आपको बता दें कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये इंडिया का लार्जेस्ट है और तमिलनाडु में बनाया जा रहा है रशिया की टेक्निकल असिस्टेंस के साथ। मार्च 2002 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। फरवरी 2016 में जो फर्स्ट पावर यूनिट है इसकी कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ये स्टार्ट हो गई थी 1000 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ, और फुल कैपेसिटी पर ये 2027 तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। फिलहाल आपको जानना चाहिए भारत में 22 ऑपरेटिंग रिएक्टर्स हैं और इनमें से 18 रिएक्टर्स प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, वहीं 4 लाइट वाटर रिएक्टर्स हैं। तो ये याद रखिएगा भारत में 12 ऑपरेटिंग रिएक्टर्स हैं अभी, माफ़ कीजिएगा, भारत में अभी 22 ऑपरेटिंग रिएक्टर्स हैं, 22। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स समिट इन 2024? रशिया। विच कंट्री ऑब्जर्व्स मार्टियर इंटेलेक्चुअल्स डे? बांग्लादेश। What is India's rank in the World Happiness Report 2023-126? India's industrial production growth rose to a 16-month high of 11.7% in October. Who released a special Indian postal cover commemorating the 100th anniversary of the late Justice Konda Madhava Reddy, former Chief Justice of Andhra Pradesh and Bombay High Courts and former Governor of Maharashtra? Answer is जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्रिकेटर अंबाती रायडू जॉइंड विच पॉलिटिकल पार्टी? एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर ब्लू ओरिजिन वाज फाउंडेड बाय विच बिजनेस पर्सन? विच कंट्रीज कोर्ट ड्रॉप्ड डेथ पेनल्टी अगेंस्ट 8 former Indian naval personnel? Where is the headquarters of the world's largest container shipping company, Mediterranean Shipping Company, located? Which agency officially launched the International Year of Camelids 2024 on 4th December 2023 in Rome, Italy? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। और फिर से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।